प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, निर्माण आईएएस के इस एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है और मैं विश्वजीत तिवारी आप लोगों को इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से पिछले एक साल का करंट अफेयर, साथ ही इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग और सबसे महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को इसके साथ साथ एलिमिनेशन टेक्निक भी बताता हूं। इसके अलावा मैं आप लोगों को इसमें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल करता हूं और बताता हूं कि देखिए यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, जिसको अगर हम कम जानकारी के साथ भी एलिमिनेट करना चाहें तो आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आइए इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। देखिए आज इस सीरीज का पहला क्वेश्चन जो है वह है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, अब ये पिछले साल काफी चर्चा में रहा है, इस बार के बजट में भी इस पर काफी चर्चा रहा है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। अब क्या है भाई प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना? तो कहता है कि कौन सा कथन सही है, जैसे ही सही गलत देखे घेर ले। देखिए एक बात मैं बार बार आप लोगों को सिखाता हूं कि आपको एक हैबिट डेवलप करना ही होगा। विदाउट डेवलपिंग हैबिट यू विल नॉट एलिमिनेट द क्वेश्चन। तो आपको एक जो हैबिट है कि आपको सही और गलत जैसे ही दिखे उसको घेर देना होगा, ताकि आपकी दिमाग बार बार, आपकी आंख बार बार उस चीज पे जाए। अब आते हैं क्या है इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी वाले गांवों में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है। अब ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है यह राज्य जनजातीय उप योजना के लिए एक अतिरिक्त के रूप में विशेष केंद्रीय सहायता का विस्तार करके जनजातीय लोगों के विकास और कल्याण के लिए विश्व बैंक के प्रयासों को पूरक बनाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा होने के साथ यह कहता है कि जनजातीय लोगों के क्षेत्र में विशेष केंद्रीय सहायता के साथ साथ विश्व बैंक की जो योजनाएं हैं, विश्व बैंक की जो सहायताएं हैं, उसको भी प्रोत्साहित करने का यह स्कीम प्रयास करता है। थर्ड स्टेटमेंट है कि ग्राम विकास योजना तैयार करने के लिए पीएमएजीवाई के घटकों में से एक है। प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना का घटक के रूप में इसको तीसरा ऑप्शन बताता है। कहता है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो सही बताना है आपको। अब यहां पर देखिए, अगर कोई भी स्मार्ट स्टूडेंट होगा जो थोड़ा कम पढ़ा होगा, इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी वाले गांवों में बुनियादी ढांचा का उपलब्ध कराना है। अब ये आदिवासी वाली बात पहले स्टेटमेंट में भी है, दूसरे में भी है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि आदिवासी से जुड़ा हुआ स्कीम तो अवश्य है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप पहले ऑप्शन में पढ़े कि इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी वाले गांव में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है, तो यह तो एक कॉमन स्टेटमेंट हो गया। किसी भी योजना का उद्देश्य बृहद स्तर पर बहुत अधिक योजनाओं का उद्देश्य क्या हो सकता है? बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना हो सकता है। तो यह तो एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। अगर स्मार्ट स्टूडेंट होगा तो वो जानता होगा कि यह स्टेटमेंट संभवतः सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट में लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर गलत होने की संभावना है, जैसे विशेष केंद्रीय सहायता। तो भाई क्या यह विशेष केंद्रीय सहायता है? तीसरा कि क्या यह विश्व बैंक के प्रयासों के लिए है? तो यहां पर एक तो स्टेटमेंट बहुत बड़ा है और दूसरा उसमें दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पर गलत होने की संभावना है। तीसरा, यह ग्राम विकास योजना को तैयार करने के लिए पीएमजीवाई के घटकों में से एक है। तो अगर स्मार्ट स्टूडेंट होगा, और एक ट्रिक भी बताता हूं कि जैसे ही यूपीएससी के एग्जाम में कोई स्टेटमेंट आपको बहुत बड़ा दिखे, साथ ही अगर उसमें 3-4 ऐसे की पॉइंट्स दिख जाए, तो अधिकांश संभावना होती है कि वो स्टेटमेंट गलत हो। छोटे छोटे स्टेटमेंट्स, सिंपल स्टेटमेंट्स के सही होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के गलत होने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। तो ये एक ट्रिक रहा आपके लिए। तो अगर हम इसको दो को गलत मानते हैं, तो दो अगर गलत निकला तो क्या ऑप्शन हो गया? दो यहां से गायब हो गया, यहां से गायब हो गया और यहां से गायब हो गया, तो ऑप्शन निकल गया सी 1 और 3। तो बिना पढ़े आप इसको सही करने का प्रयास कर सकते हैं। अब आइए इसको पढ़ लेते हैं। क्या है? हाल ही में सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान इसको कार्यान्वयन करने के लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की है। ये क्या है? यह आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की पिछली योजना को, अर्थात
यह पीछे से जो भी आदिवासियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है उसमें और इजाफा करने का प्रयास करेगा। अर्थात आदिवासियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता तो इसमें दी जा रही है। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है? केंद्रीय अनुसूचित जनजाति घटक के या उनके गांव में बुनियादी ढांचा को उपलब्ध कराना। तो बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना तो है ही। तीसरा, यह राज्य जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, तो इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि यह विश्व बैंक के प्रयासों का पूरक है। तो विश्व बैंक के प्रयासों का पूरक अगर नहीं है तो यह सेकंड ऑप्शन कटा और हमारा सीधे आंसर निकल गया। इसको स्मार्टली एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत ही संभावित शब्द है जो कि आपसे इस बार पूछे जा सकते हैं। बहुत ही संभावित शब्द है और इसको लेकर के आपको काफी सीरियस रहिएगा, क्योंकि पहले जान लेते हैं उसके बाद देखते हैं कि पर्क्यूपाइन डॉक्ट्रिन के मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ये क्या यह युद्ध से संबंधित है, निकटतम पड़ोसी के साथ संबंधों में सुधार से संबंधित है, या अंडर स्ट्रेस असेट्स से निपटना, अर्थात जो अगर बैंकों में एनपीए हो गया है तो उनसे निपटने के लिए है ये, या अधिगम गरीबी का समाधान या गरीबी का सलूशन है। अब देखिए, ये क्या है? डॉक्ट्रिन है, ये कोई एक्ट नहीं है या कोई योजना नहीं है। योजना जब है ही नहीं तो इसका गरीबी से, डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत, सिद्धांत का यहां गरीबी समाधान से क्या जुड़ाव है? बहुत जल्दी ऐसा कोई जुड़ाव दिखता नहीं है, तो ये तो आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता था। दूसरा, कि पर्क्यूपाइन डॉक्ट्रिन अगर यह एनपीए से जुड़ा हुआ होता तो कुछ आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण शब्दावली होते हैं वो इसमें लिखे गए होते, लेकिन यहां लिखा गया है पर्क्यूपाइन। यह शब्द आपको इंडियन डिक्शनरी का नहीं दिखता है, अर्थात इंडियन डिक्शनरी का नहीं है, तो भारत में जो एनपीए की समस्या है यह इससे जुड़ा हुआ लगता नहीं है। ठीक है, अब यहां है कि पर्क्यूपाइन डॉक्ट्रिन क्या निकटतम पड़ोसी के साथ संबंधों में सुधार से है या युद्ध से है। अब ये दोनों संभावित आंसर है, तो इससे भी आपको ये काम तो हो गया कि अब एक लीनियर क्वेश्चन में आप 50% ऑप्शन को इलिमिनेट कर चुके हैं। ये रिस्क है, लेकिन ये रिस्क स्मार्टली टेकन रिस्क है, तो ये लिया जा सकता है। अब यहां दो ऑप्शन है, दोनों में आप 50-50 करके इसको सही कर सकते थे। कोई एक रिस्क लेकर के 50% सही होने की संभावना आपकी हो जाती है, और 50% अगर संभावना हो तो एग्जाम हॉल में रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब ये पर्क्यूपाइन डॉक्ट्रिन बेसिकली एक अमेरिकी साइंटिस्ट है, ये देखिए यूएस नेवल वॉर कॉलेज के प्रोफेसर विलियम एस मूरे द्वारा ये डॉक्ट्रिन दिया गया था, और ये डॉक्ट्रिन का उद्देश्य ये है कि अगर कोई मजबूत देश किसी कमजोर देश पर हमला करता है तो कमजोर देश कैसे अपनी रक्षा करे और किस टेक्निक के साथ जो मजबूत देश हमला कर रहा है उसको बड़े स्तर पर क्षति पहुंचाकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर ले। बेसिकली ये स्टेटमेंट दिया गया था जब चीन ने ताइवान के खिलाफ अग्रेशन दिखाया था। आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल जो अमेरिकी सीनेट की जो हेड है नैन्सी पेलोसी, तो नैन्सी पेलोसी ने जो ताइवान की यात्रा की थी उसके बाद चाइना ने ताइवान के ऊपर मिलिट्री विमानों को उड़ाया था। लोगों को लग गया था कि शायद युद्ध हो जाएगा, हालांकि युद्ध नहीं हुआ। तो उसी संदर्भ में उस समय ये डॉक्ट्रिन काफी चर्चा में आ गया था कि अगर चाइना ताइवान पे हमला करता है तो ताइवान कैसे अपनी सुरक्षा के साथ साथ चीन को बड़े स्तर पर क्षति पहुंचा करके और अपने आप को बचाए रख सकता है। ठीक है, तो पिछले साल की एक जो बहुत बड़ी घटना है उससे जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है। तो जो भी लीनियर स्टेटमेंट आता है, बेसिकली वन लाइनर स्टेटमेंट जो आता है, वो बेसिकली यूपीएससी आपका ये टेस्ट कर रहा होता है कि आपका आईक्यू कितना स्मार्ट है। यूपीएससी ये नहीं टेस्ट कर रहा होता है कि आपको सिर्फ आता कितना है, बल्कि वो ये टेस्ट कर रहा होता है कि आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है और दूसरा आप कितने स्मार्ट हैं। तो ऐसे में अगर पिछले साल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करें तो इन चारों में ये दोनों पिछले साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना तो नहीं थी, ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है। ठीक है, चाइना ताइवान का भी युद्ध चल रहा है और यूरोप में भी युद्ध चल रहा है, आर्मेनिया अजरबैजान का। तो ऐसे ऐसे युद्ध का दौर बढ़ रहा था, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमने आपको करंट में दिया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन बेसिकली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक
ये और एक और बात आपको बता देता हूं कि अगर आप लोगों को प्रीलिम्स पास करना है तो निर्माण आईएएस की जो प्रीलिम्स सीरीज शुरू हो रही है इसको ज्वाइन करें, क्योंकि हम लोग इसमें बेहतर से बेहतर और वेल रिसर्च कंटेंट के साथ साथ वेल रिसर्च और मणिकांत सर, सॉरी केडी सर के नेतृत्व में जो टीम है, क्योंकि केडी सर का पिछले 20-25 सालों का अनुभव है तो उन्हें बहुत कुछ पता है, तो इसीलिए ऐसे अनुभवी टीम के साथ जुड़ करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब आते हैं कि ये जो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, अगर आपको प्रीलिम्स पास करना है तो आपके सिलेबस के 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे तैयार होने चाहिए। दूसरा, पहला इकोनॉमी, दूसरा पॉलिटी और तीसरा मॉडर्न इंडिया। अगर ये 3 बहुत अच्छे से तैयार हैं तो इसका मतलब है कि आप इस बार प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने की स्थिति में हैं। लेकिन अगर इनमें से 3 कोई कम है तो आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में देखिए। कहता है यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत। अब ये चूंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक काफी चर्चा में रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए कि यह क्या कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में पूरा डिटेल आपको जरूर पता होना चाहिए। आइए सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि जमा के रूप में प्राप्त धन को केवल वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है। अब ये कह रहा है कि अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो धन है उसको सिर्फ एसएलआर के रूप में ही यूज किया जा सकता है, अन्य कोई तरीके से उसको यूज नहीं किया जा सकता है। आपके लिए होमवर्क है कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर को आपको घर से तैयार कर लेना है कि एसएलआर क्या होता है। तो अब यहां पर केवल लगा हुआ है कि सिर्फ इसी के लिए यूज करना है, तो ये तो आपको एक जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो समझ जाएगा कि यह स्टेटमेंट गलत होने के लिए अधिक संभावित है। तीसरा ऑप्शन है पेमेंट बैंकों को आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस मिलता है लेकिन वे उधार नहीं दे सकते। अब यहां देखिए, अगर कोई स्मार्ट स्टूडेंट है तो उसको इस लाइन में 3 पॉइंट ऐसे दिखे जहां पर कि क्वेश्चन लाइन गलत हो सकता है। पहला तो वो यूनिवर्सल है, दूसरा कि उधार नहीं दे सकता। अब क्या वो यूनिवर्सल है और क्या वो उधार दे सकता है, ये 2 ऑप्शन है जो कि संभावित गलत हो सकते हैं। तीसरा, पेड अप इक्विटी पूंजी के लिए भुगतान बैंकों में प्रमोटर का न्यूनतम प्रारंभिक योगदान कितना होना चाहिए? पहले 5 वर्षों के लिए एकदम 40%। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति जो क्या करता है, यूनिवर्सल भुगतान बैंक के लिए आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करता है, तो वह उस बैंक की कुल पूंजी का 40% अपना शेयर अगले 5 वर्ष तक बनाए रखेगा। अर्थात अपने शेयर को बैंक शुरू किया और पता चला कि 1 साल में अपना शेयर सारा बेच करके निकल गया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको 5 साल तक मिनिमम 40% शेयर उस बैंक में रखना होगा, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है। चौथा कह रहा है। पांचवा कहता है कि भुगतान बैंकों को व्यक्तिगत भुगतान करने और चालू खातों पर सीमा पार प्रेषण प्राप्त करने की अनुमति होती है। अर्थात ये कह रहा है कि अगर भुगतान पेमेंट बैंक है तो पेमेंट बैंक के लिए आपको व्यक्तिगत भुगतान, किसी को पर्सनल अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपका खाता पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो वहां से आप किसी को पर्सनली पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरा कि उसमें आप विदेश से पैसा मंगा भी सकते हैं, सीमा पार से प्रेषण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 5 स्टेटमेंट है और यहां क्या कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो बिना दिमाग लगाए, अगर बिना मेहनत किए, बिना कम जानकारी के भी अगर आप स्मार्ट तरीके से इसको एलिमिनेट करना चाहें तो ये कर सकते थे कि यूनिवर्सल बैंकिंग और उधार नहीं दे सकते। ये स्टेटमेंट संभावित रूप से गलत हो सकता है। ठीक है, दूसरा कि यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत है कि नहीं है, तो यह भी संभावित रूप से गलत हो सकता है क्योंकि एक फैक्ट दिया हुआ है। अब आइए इसको जान लेते हैं क्या है। देखिए, नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन पर पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई और पेमेंट बैंक के बारे में यह किया गया कि ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ये रजिस्टर्ड एज अ कंपनी होते हैं। ये फुल बैंक नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, ये डिफरेंशिएट बैंक होते हैं। और लेकिन इनका अगर आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई इनको बहुत सारे एक्ट के तहत इनकी कामकाज की देखरेख करता है।
आरबीआई इनकी देखरेख करता है, लेकिन ये आरबीआई के पास बैंक के रूप में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ये रजिस्टर्ड किसके पास होते हैं, कंपनी अधिनियम में एज अ कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। साथ ही जमा के रूप में, और ये ध्यान रखना है कि ये मिनिमम कितना, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक जमा ले सकते हैं। 2 लाख रुपए से अधिक अगर आपको पेमेंट बैंक के खाते में जमा करना है तो ये आपका 2 लाख से अधिक जमा नहीं लेंगे। तीसरा कि जमा के रूप में प्राप्त धन को केवल वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है, और यह डिमांड डिपॉजिट बैलेंस का 75% होना चाहिए। अगर आपका पैसा जो आपने पोस्ट पेमेंट बैंक में जमा किया है, उस पैसे का 75% कहां जाएगा, 75% एसएलआर में जाएगा, और शेष 25% को जो वाणिज्यिक बैंक है उनमें इन्वेस्ट किया जाएगा। अर्थात अगर आपके पास 100% पैसा गया पोस्ट पेमेंट बैंक में, तो पोस्ट पेमेंट बैंक उस पैसे का 75% एसएलआर में इन्वेस्ट कर देगा और 25% किसी और सरकारी बैंक में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। अब यहां पर ये देख लीजिए कि इसको क्या होता है विशेषता, कि ये डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं, जैसे आप पेटीएम पेमेंट बैंक में आ जाए या पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक में आ जाए, ये आपको डेबिट कार्ड जैसे एटीएम दे सकते हैं, लेकिन ये आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, ठीक है। क्रेडिट कार्ड कोई भी पेमेंट बैंक जारी नहीं करता है। तो इस तरीके से हमने जब इसको देखा तो ये 2013 कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है, सही हो गया। लेकिन कह रहा है कि धन को केवल संवैधानिक तरलता के रूप में, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो 2 जैसे ही गलत हुआ, आपका 2 ऑप्शन गायब हो गया, और उसके बाद ये थोड़ा ऑप्शन नहीं ठीक है, तो 2 गलत हुआ, पहला सही है, 2 गलत हो गया। पूछ रहा है गलत कौन कौन सा, इसीलिए गलत को हाईलाइट कर देना है। तो 2 गलत हुआ, तो ये दोनों ऑप्शन गायब हो गए, ठीक है, क्योंकि गलत पूछ रहा है। उसका मतलब कि या तो 2 और 4 होंगे या 1 और 2 होंगे। तो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है, ये तो हमने देख ही लिया, ये कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो गए। अब आइए मैं आप लोगों को एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ आपको बताता हूं कि यूपीएससी कैसे कुछ क्वेश्चन को प्रस्तुत करता है, और स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर स्मार्टली उसको डील किया जाए तो बहुत ही आसानी से हल हो सकता है। जैसे ये 2022 का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जलवायु समूह ग्रुप है, जो क्लाइमेट ग्रुप है, उसका नाम क्या है, दी क्लाइमेट ग्रुप। यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन अर्थात एनजीओ है, जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द क्लाइमेट ग्रुप एक एनजीओ है जो क्लाइमेट की सुरक्षा के संदर्भ में कार्य करता है। ये तो कॉमन सा स्टेटमेंट है, तो ये अधिक सही होने की संभावना है। दूसरा कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100, अब यहां पर देखिए कह रहा है स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसके साथ मिलकर, क्लाइमेट ग्रुप के साथ मिलकर एक पहल शुरू की है, EP100 पहल। अब अगर कोई भी समझदार स्टूडेंट है तो उसे पता है कि यूपीएससी चूंकि चारों ऑप्शन तो 5 तो सही नहीं कराएगा, कोई तो गलत करेगा, और हमें गलत ही खोजना है, तो यहां EP100 को गलत होने की संभावना है। अगर EP100 सही है तो यहां अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को गलत होने की संभावना है। हो सकता है कि द क्लाइमेट ग्रुप ने EP100 पहल शुरू की हो, लेकिन वो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ मिलकर के नहीं की हो। तो यह स्टेटमेंट क्या है, यह स्टेटमेंट गलत होने की संभावना है। तीसरा कि EP100 ऊर्जा दक्षता के नव प्रवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। तो यह कहता है कि ये जो पहल है EP100, यह क्या करता है कि जो दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं जो कि कार्बन जनरेट करती हैं, कार्बन प्रोड्यूस करती हैं, उनको एक साथ ला करके उनके कार्बन प्रोडक्शन को कम करने का प्रयास करता है। ये एक कॉमन स्टेटमेंट है, ठीक है। कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य हैं। अब कुछ कह रहा है, ध्यान रखना, कुछ का मतलब है संभावना, टोटली नहीं कह रहा है। और भारत कह रहा है कि क्या है कि दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियों को, तो भारत में दुनिया की बहुत सारी बड़ी कंपनियां तो है ही,
भारत की कंपनी जैसे अडानी समूह हो गया, रिलायंस ग्रुप हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, तो दुनिया की बड़ी कंपनियों में आती है। तो कुछ कंपनियों की अगर बात कर रहे हैं तो संभावित है कि कुछ भारतीय कंपनियां भी इसमें हो सकती है, ये कुछ कह रहा है, तो ये अधिक सही होने की संभावना है। अगला कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर टू कोलिशन का सचिवालय है। अब पांचवा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका सचिवालय कहां है, इसका सचिवालय इंटरनेशनल ऊर्जा एजेंसी के पास ही इसका भी सचिवालय है। अब इसका ऑफिस इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के पास है, यह तो गलत भी हो सकता है। तो अगर हम इसको गलत मानते हैं तो हमने दो ऑप्शन को, 2 और 5 को गलत माना। अब देखिए 2 और 5 को गलत माना, पूछ रहा है कौन सा सही है, तो पहला तो नहीं होगा, इसमें भी 2 और 5 है, नहीं होगा, इसमें सभी है, नहीं होगा। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर बी में 1, 3 और 4 अर्थात 2 और 5 नहीं है। तो बिना पढ़े हमने, कम जानकारी के बावजूद, आपको चूंकि एलिमिनेशन टेक्निक आता था, तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया और यही ऑप्शन सही भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको देखा। अब यहां देखिए ये एक वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन है, आप लोगों के साथ जुड़ करके अच्छा लगता है, आप लोग ऐसे ही हमारा उत्साह बढ़ाए रखें। मैं एक वादा करता हूं कि मैंने जो लगातार एग्जाम्स पास किए हैं, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है यूपीएससी के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के साथ, और बार बार किया है, तो मुझे बहुत हद तक पता है कि आप लोगों को कहां कैसे कितना ट्रेंड करना है। अगर आप लोग इस सीरीज को देखते हैं तो डेफिनेटली हम आपको उतना तैयार करा देंगे कि आप सही दिशा में तैयारी भी करेंगे, साथ ही एग्जाम को भी पास करेंगे। ठीक है, तो आइए इस वर्ल्ड मैपिंग के क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि कुछ पठार हैं, इनको मिलाना है। अब देखिए कह रहा है एडवर्ड पठार, लॉरेंसियन पठार, अनाटोलिया, सान और कटंगा। अब ये पांचों पठार को पूछ रहा है कि दुनिया के किस देश में ये पांचों पठार अवस्थित है। आप लोग इसको देख लीजिए, मिला लीजिए, फिर आते हैं। देखिए तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अगर मैंने प्लेट्यू यहां पूछा तो इसका मतलब है कि आपका होमवर्क है कि आप आज घर पे पूरे वर्ल्ड की जो प्रमुख पठारें हैं उनको आज तैयार करेंगे, क्योंकि यूपीएससी पूछता है, तो ये आपको मस्ट तैयार करना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क भी रहा। अब यहां देखिए मैं मिला देता हूं एडवर्ड प्लेट्यू। एडवर्ड प्लेट्यू बेसिकली अमेरिका में है। दूसरा लॉरेंसियन प्लेट्यू, ये कनाडा में ही है। तीसरा अनाटोलिया प्लेट्यू, अगर आप लोगों को पता होगा तो ये टर्की में है। चौथा सान प्लेट्यू, ये म्यांमार में है। और पांचवा कटंगा प्लेट्यू, ये अफ्रीका के कांगो में है। ये मैप आप देखिए, यहां पर आप लोगों को शायद साफ नहीं दिख रहा होगा, यूनाइटेड स्टेट्स के नीचे वाले भाग में ईस्ट कोस्ट पे यहां पर एडवर्ड पठार है, एडवर्ड पठार यहां पर है। और दूसरा यहां पर जो कनाडा का ये वाला भाग है, इसको कहा जाता है लॉरेंसियन पठार। तो कनाडा में ये जो लॉरेंसियन पठार है, इधर एडवर्ड पठार है। यहां पे ध्यान रखना है, अमेरिका के इस क्षेत्र में यहां पर कोलोराडो पठार है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा कि आपको पठार भी तैयार करने हैं। दूसरा मैप आपको देख लेते हैं यहां पे, ये देखिए ये म्यांमार का मैप है। म्यांमार में यहां पर आपको दिख रहा है सान प्लेट्यू, सान पठार। तो सान पठार कहां है, म्यांमार में है। अब म्यांमार से जुड़ा हुआ आपको मैप ये ध्यान रख लेना है। एक क्वेश्चन था आपके लिए कि क्या थाईलैंड बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करता है, ये आपको घर पे देखना है। तीसरा मैप ये देखिए, ये टर्की का मैप है। इधर ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी। ठीक है, और यहां पर तुर्की में, जो वर्तमान का तुर्की है, टर्की है, वहां पर अनातोलिया पठार है, अनातोलिया प्लेट्यू है। ठीक है, तो अब आपके साथ ये क्वेश्चन रहा कि ब्लैक सी को, ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी अर्थात भूमध्य सागर से ये बीच में कौन सा सागर कनेक्ट करता है, ये आपके लिए होमवर्क है, आज आप लोगों को देखना है। अगला ये देखिए डेनमार्क रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहां दिख रहा है आपको,
और इसके नीचे आपको ये दिख रहा है कटंगा। तो ये डेनमार्क रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक देश है और दूसरा देश है कॉन्गो। कॉन्गो दो देश हैं, एक डेनमार्क रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक सामान्य सीधे कॉन्गो। तो यह जो कॉन्गो है, यही कॉन्गो पर कटंगा प्लेट्यू है, कटंगा पठार है। तो इस तरीके से हमने वर्ल्ड प्लेट्यू को, वर्ल्ड के कुछ प्रमुख प्लेट्यू को देखा। आपका होमवर्क है कि आपको वर्ल्ड के प्रमुख प्लेट्यू को देख लेना है। अगला क्वेश्चन यहां देखिए, सिंधु में दाएं तरफ से आकर मिलने वाली सहायक नदियों की पहचान। अब सिंधु की प्रमुख, चूंकि हम इंडिया की मैपिंग में नदी का मैपिंग कर रहे हैं, पिछले क्लास में हमने कृष्णा की सहायक नदियों की मैपिंग करी है, तो आज हम सिंधु की मैपिंग कर रहे हैं। तो सिंधु की मैपिंग में कह रहा है कि दाएं तरफ से मिलने वाली, ये ध्यान रखना है इनमें से अधिकांश नदियां सिंधु की सहायक नदी है, लेकिन प्रश्न सिर्फ सिंधु की सहायक नदी नहीं पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है दाएं तरफ से। तो जैसे ही दाएं दिखे तुरंत उसको क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। अब दाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिल रही है सिंधु में? पहला है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ऐसे ही श्योक, गिलगित, काबुल, किशन गंगा। यहां देखिए ये मैप है एक, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो यहां देखिए ये इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, सिंधु नदी का ये मैप है। और ये सिंधु नदी कराची के पास अरब सागर में प्रवेश कर जाती है। अब सिंधु की दो तरीके से, एक बाएं तरीके से और एक दाएं तरीके से आकर के, दाएं तरफ से आकर मिलने वाली सहायक नदियां हैं। तो सिंधु नदी की जो दिशा है वो ऐसे है, तो इस तरीके से नदी के इस साइड वाला जो इलाका है वह दायां हो गया और जो इधर का इलाका है वो बायां हो गया। ठीक है, तो अब कौन कौन सी सिंधु की सहायक नदियां हैं जो दाएं तरफ से मिलती है? तो देखिए सबसे प्रमुख पहली नदी है वो है श्योक नदी। यहां अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो श्योक नदी है जो सिंधु में मिलती है और दाएं तरफ से मिलने वाली सबसे प्रमुख और पहली सहायक नदी है। दूसरी नदी इधर देखिए गिलगित नदी है, गिलगित नदी सिंधु में मिलती है। और तीसरी नदी अगर हम आगे बढ़े तो यहां पर देखिए स्वात और काबुल, ये दोनों नदियां मिल करके एक साथ सिंधु में मिलती हैं और यह काबुल के नाम से मिलती है। तो तीसरी नदी हो गई काबुल नदी। चौथा नदी यहां पर देखिए गोमल नदी है, यह गोमल नदी सिंधु में मिल रही है। ठीक है, तो ये प्रमुख 5 नदियां हैं जो सिंधु में दाएं साइड से आके मिलती हैं। और बाएं साइड से कौन कौन सी आके मिलती हैं? तो यहां अगर आप लोग देखेंगे तो यहां देखिए जास्कर नदी है। जास्कर नदी ऐसी पहली नदी है जो सिंधु में मिलती है भारतीय क्षेत्र में, ऐसी पहली बड़ी नदी है। तो जास्कर नदी जो कि उसके बाएं साइड से मिलती है। दूसरी, इसके बाद जास्कर के आगे बढ़ते हैं तो जास्कर के बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए पंचनद एक साथ मिलती है, ब्यास, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी और सतलज। अब यहां पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि पंचनद की जो संयुक्त धारा है जो कि सिंधु में मिलती है उसका नाम क्या है? यह ध्यान रखना है कि ब्यास सीधे सीधे सिंधु में नहीं मिलती है, झेलम भी सीधे सीधे सिंधु में नहीं मिलती है, चेनाब भी नहीं मिलती है, रावी भी नहीं मिलती है। सतलज नदी, यहां पर यूपीएससी ने इसको सतलज नदी माना था कि सभी की संयुक्त धारा आकर के सतलज में मिल जाती है और सतलज फिर सिंधु में मिल जाती है। तो पंचनद की संयुक्त धारा सतलज नाम से सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमने आज इंडिया की मैपिंग करी, हमने वर्ल्ड की मैपिंग करी, साथ ही हमने एक पीवाईक्यू क्वेश्चन दिखा करके आपको ये बताया कि आपको रिस्क लेना है, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और दूसरा कि हमने कुछ करंट के क्वेश्चन के साथ आपको पिछले साल के करंट अफेयर भी तैयार कराए। तो ऐसे ही हमारे इस सीरीज को देखते रहे। धन्यवाद, जय हिंद।